औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप जानते हैं, आप हैं लीगल ड्राफ्टिंग के स्टूडेंट और 7th सेमेस्टर आपका है और LLB 7th के स्टूडेंट हैं आप। और लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दावत से मुतालिक। और उससे पहले जो है हमने सारा का सारा जो लीगल ड्राफ्टिंग के उसूल हैं उनसे मुतालिक कुछ बात की थी। और एक मैंने पिछली दफ़ा जो है आपको एक दावा ड्राफ्ट कराया था और वो दावा था हमारा क्या था, वो दावा था हमारा सूट फॉर द रिकवरी ऑफ ₹1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंजरीज फ्रॉम नेग्लिजेंट ड्राइविंग से मुतालिक। तो उसी दावे को मैंने आपको ये बताना है पहले कि जो कोर्ट के अंदर जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, जो कोर्ट के अंदर जो दावे दायरी के लिए जो ज़बानें इस्तेमाल होती हैं, आजकल तो इलाकाई ज़बानें भी इस्तेमाल होने लगी। वो पश्तो भी है और सराइकी और दूसरी जो सिंधी और ये दूसरी ज़बानें भी इस्तेमाल होने लगी। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होती है उर्दू और इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश की जो एक किस्म की जो ड्राफ्टिंग थी वो मैंने आपको पहले बता दी। और वो थी जनाब, वो ड्राफ्टिंग मैंने आपको बताई इंग्लिश में। और उसमें जो है आपको एक दावेदारी से मुतालिक भी बताया कि इंग्लिश में जो है दावा किस तरीके से दायर किया जाता है। तो वो फिर हमने लिखा था एक दावा और उसकी हमने हेडिंग हमने जो की थी या दायर जो की थी वो था सूट फॉर द रिकवरी ऑफ ₹1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंजरीज फ्रॉम द नेग्लिजेंट ड्राइविंग। एक नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी और उसमें जो हमने एक दावेदारी की थी, उसके अंदर एक पार्टी थी, उसमें प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ मोहम्मद अली फर्ज करें, और यहाँ पर जो है नियाज अहमद जो है वो डिफेंडेंट था। और फिर मैंने आपको सारा का सारा एक तरीक़ेकार बताया था कि किस तरीके से वो उसको हमने लिखना है, पेज के किस तरफ से शुरू करना है और किस तरफ उसको ख़त्म करना है। इस सारा का सारा मैंने डिटेल से आपको बताया था। तो उसमें फिर ये है कि आपको उसमें उर्दू के अंदर जब हम लिखने लगेंगे, उर्दू के अंदर हमारी लाइन होगी बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब ज़िला डेरा इस्माइल खान। बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब ज़िला डेरा इस्माइल खान। तो उसमें ये है कि पहली लाइन कोशिश करेंगे कि वो जो हमारा पेज का फर्स्ट लाइन जो है उसके ऊपर जो है ये सिर्फ मेंशन करें। मैंने आपको पेज की फोल्डिंग के बारे में बताया कि आपने लिखाई करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। आपको ये बताया कि कितना कितना मार्जिन आपने पेज का छोड़ देना है, ऊपर से कितना मार्जिन छोड़ना है, साइडों से कितना मार्जिन छोड़ना है। पेज को फोल्ड करने का तरीका ही बताया कि किस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे और आपको लिखाई करते वक्त आसानी हो जाएगी। तो जब आप पेज को फोल्ड कर लेंगे तो दरमियान में पहली लाइन होगी, उसमें आपने जो इंग्लिश में लिखा था इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज DI खान, बिल्कुल सेम उसका जो है तर्जुमा आपने लिख देना है। और तर्जुमा ये होगा कि बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहिब डेरा ज़िला डेरा इस्माइल खान। ये एक लाइन में हो, कोशिश करिए एक लाइन के अंदर रहे, दूसरी लाइन इससे ना होने पाए। और दूसरी लाइन के अंदर जो है अगर ये आता है तो ये जो उसमें एक किस्म की जो लीगल पेज होता है या लीगल ड्राफ्टिंग जो होती है उसके असूल के थोड़ा सा खिलाफ लगता है, उससे ज़रा हट के लगता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि वो जो पहली लाइन है वो आपकी बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहिब ज़िला डेरा इस्माइल खान, वो ऊपर की एक ही लाइन के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से फिर हमने जो है देखेंगे उसके बाद फौरन जो है प्लेंटिफ का जिक्र किया, प्लेंटिफ की डिटेल लिखी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका वल्दियत, उसका जो भी एड्रेस मौजूद था हमारे पास वो हमने उसका लिख दिया। और जो प्लेंटिफ जो है वो अपनी सारी डिटेल लिख देगा। और इसके साथ साथ फिर वो जो है डिफेंडेंट भी जो है अपने साथ साथ वो सारा का सारा जितना भी उसका नाम, उसका इसके अलावा फादर नेम और उसके अलावा जो है ये जो रेजिडेंस है उसकी वो जो है साथ साथ उसका लिखेगा। और फिर इस साइड पर जैसे प्लेंटिफ लिखा हुआ है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जब आप एड्रेस लिखे होंगे तो डिफेंडेंट जो है वो साइड पे जो है आप लिखेंगे। तो उसका आपने फिर देखे उसके बाद सूट फॉर द रिकवरी ऑफ ₹1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंजरीज फ्रॉम द नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ये आपने पेज के सेंटर में लिखा था। इसका पेज मैंने आपको बकायदा लीगल उसके ऊपर पेज के ऊपर लिखा हुआ दिखाया था। और वो जो है आपको जो पिछला लेक्चर था तो वो जो है उसके अंदर सारा का सारा मैंने उस पेज के ऊपर सेंटर उसका जो सेंट्रल कमांड देकर ये बताया था कि आपने कैसे लिखना है। अभी तो ये क्योंकि हमने पावर पॉइंट पे लिखा हुआ है तो इसमें पेज मेंशन नहीं हो पा रहा क्योंकि आज का लेक्चर आपका उर्दू के अंदर राइटिंग के अंदर था। तो ये उर्दू की जो
है उसके बिल्कुल उसके मुताबिक है। ये देखें उर्दू के अंदर सेम हमने वही तर्जुमा उसका लिखना है जो उसका इंग्लिश के अंदर लिखा था। अब उर्दू के अंदर कोशिश करनी है कि लैंग्वेज वही इस्तेमाल करनी है जो लीगल लैंग्वेज, यानी कि उर्दू के अंदर की कोशिश करनी है कि आपने जो ज़बान इस्तेमाल करनी है वो कानूनी ज़बान हो, क्योंकि अब आप इस बात को जो ये अब मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ वो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है इसमें लिखा हुआ है दावा वसूली हरजाना बरखिलाफ मुद्दा अलैह बर इल्जाम लापरवाही कार ड्राइविंग से जख्मी करने का मुआवजा। अब यहाँ देखें हमने जो ऊपर यहाँ पे लिखा था वो लिखा था सूट फॉर द रिकवरी ऑफ ₹1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंजरीज फ्रॉम द नेग्लिजेंट ड्राइविंग, सिंपल सी बात की थी। और लेकिन उसी को यहाँ पर सारा डिफाइन करेंगे हम कि दावा वसूली हरजाना बरखिलाफ मुद्दा अलैह बर इल्जाम लापरवाही कार ड्राइविंग से जख्मी करने का मुआवजा, ये लिखेंगे। इसके बाद ये अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये पता चले कि ये जो है ये आपकी हेडिंग है, और इसको इस दावे की जो हेडिंग है ये आपने इनसे भी छोटा करके लिखना है। ये जो आपने मुद्दई और मुद्दा अलैह लिखे हैं उसका कोशिश करनी है कि ये जो है आपने लिखना है टाइटल इस दावे का जो लिखना है, जैसे हम अपने अक्सर दरखास्तों के अंदर या चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ लिखते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, तो वही जो है आपने फिर इसको आपने सेंट्री कमांड देके और फिर यहाँ पर जो है आपने ये लिखना है। अगर आप उर्दू हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से फिर ये आप सेंटर में लिखेंगे। और बात जो अच्छे पेटिशन राइटर हैं जो अच्छा उसको खूबसूरती के साथ लिखते हैं, इसको सारी जितनी भी लाइन लिखी गई होती है उन सबको अंडरलाइन कर देते हैं कलम के जरिए पेन के जरिए। तो ये आप अगर इतना नहीं करते तो इसको आपने सेपरेट जरूर करना है और एक लाइन दे देनी है। और फिर उसके बाद आपने देखा था कि हमने एक लाइन लिखी थी पेरेंटिव बेग्स टू सबमिट एज अंडर, कि पेरेंटिव जो है वो क्या करता है, क्या मांगता है, क्या कहता है, तो हमने फिर उसी का तर्जुमा कर देना है कि जनाब अली, यहाँ पर ये उस लाइन के बाद थोड़ा सा नीचे ला के जनाब अली मुद्दई हस्ब ज़ैल अर्ज रिसा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो मुद्दई हस्ब ज़ैल अर्ज रिसा उसका तर्जुमा हो गया। और फिर उसी सेम जो हमने लिखा था जो वाक़या था जो फैक्ट था दैट ऑन 22 मार्च 2020 at about 4 p.m. the plaintiff was going along the circular road near Habib Bank when he was going to cross the road. The defendant who was driving a auto, ये सारा मैंने इंग्लिश में लिखा था, उसका सेम बिल्कुल कहाँ तक he had to remain in hospital civil hospital for 3 months तक उसका तर्जुमा आपने लिख देना है। तर्जुमा क्या है ये कि 2 मार्च सन 2018 गलती हो गई, वहां पर 20 लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो ये 2020 को तकरीबन 4 बजे शाम मन मुद्दई, क्योंकि दावा करने वाला मुद्दई है तो मुद्दई अपने बारे में जब लिखेगा तो मन का लफ्ज साथ लिखेगा। मन मुद्दई सर्कुलर रोड पर हबीब बैंक के पास से गुजर रहा था तो मुद्दा अलैह एक कार आल्टो नंबर BNC 36 में आया और मुद्दई को टक्कर मारी जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। तो मैं ये कह रहा था उनका एक कार है, इसे एक कार मिला के ना आप काइंडली इसे ही कह दें ये काबुल नहीं, उनका लेक्चर गड़बड़ हो गया और दोबारा जो है ना वो लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं तो उनको आधा घंटा लग सकता है। ये पास खत्म कर दिया स्टॉप शेयर ऊपर ले चलो ऊपर जो है ना राशिद नसीब साहब रिज्यूम शेयर उनका लेक्चर जो है फिर दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है तो कंडीशन बाद में फिर उन्होंने कहा ऑनलाइन लेक्चर है वो उसको देर बाद उसको रिज्यूम शेयर हुआ, ठीक है सर। हां चलो रिज्यूम शेयर ही होगा ये हां इस पर तो मैं बात कर रहा था आपको फिक्र नंबर इसकी 1 की। तो फिक्र नंबर 1 के अंदर जो है वो ये क्या था कि ये कि 2 मार्च सन 2018 को तकरीबन 4 बजे मैंने सारा पढ़ा, आपको बताया कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक फैक्ट बयान किया गया है कि वो फैक्ट क्या था और मुद्दे किन हालात के अंदर था और जो कैसे कैसे वाक़या हुआ, सिर्फ इस फैक्ट की बात की गई। फिर हमने देखा कि फिक्र नंबर 2 जब हमने इंग्लिश में लिखा था तो वो था दी एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट, ये डिफेंडेंट लिखा हुआ लफ्ज स्पेलिंग गलत है, डिफेंडेंट ही वाज ट्राइंग टू ओवरटेक अनदर कार, he took no care for the traffic signals even he had not given the horn, the
brakes of his car were not in order. He was driving his car on the busiest road on a very high speed. उसका सेम बिल्कुल तर्जुमा हमने यहाँ पर लिखना है, और क्योंकि क्योंकि जो है उर्दू में है तो उर्दू में जो है उसका तर्जुमा हमने फिर लिखना होगा। और मैंने आपको जैसे कि बताया, शायद नहीं बताया, लेकिन ये कि जब भी आप उर्दू के अंदर लिखेंगे, जैसे फिक्रा हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो दैट से शुरू करते हैं, दैट से, तो इसमें भी दैट द एक्सीडेंट होना चाहिए था, द एक्सीडेंट लिख दिया। हर फिक्रा यहाँ पर जो है ये के से शुरू हो तो ज्यादा मुनासिब है। ये के ऐसे तमाम फिक्र जितने भी होंगे वो सारे ये के से शुरू हो कि ये के हादसा मुद्दअलैह की लापरवाही की वजह से पेश आया। अब फिक्र नंबर 2 जो था हमारा, ये देखें सारा का सारा उसकी नेग्लिजेंस शो करेगा। हमने क्योंकि दावा ही नेग्लिजेंस से मुताल्लिक किया हुआ है, उसकी गफलत से मुताल्लिक किया हुआ है कि उसने जो है लापरवाही से ड्राइविंग की है, तो हमने उसकी ड्राइविंग की लापरवाही बतानी है कि किस तरीके से उसने लापरवाही की है। उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें आ गई कि उसमें हमने तमाम उसकी लापरवाही को बयान करना है। ये कि हादसा मुद्दअलैह की लापरवाही की वजह से पेश आया, वो कौन सी लापरवाही थी? हादसा के वक्त मुद्दअलैह एक दूसरी कार से आगे निकलना चाहता था, ओवरटेक का लफ्ज़ हमने वहां पे लिखा। उसने ट्रैफिक सिग्नल की भी परवाह ना की, उसने ट्रैफिक सिग्नल को ना देखा, और इसके अलावा ना उसने कोई हॉर्न बजाया, और इसकी कार की ब्रेकें भी दुरुस्त ना थी, और ये शाहराह इंतहाई मसरूफ थी जिस पर वो तेज रफ्तारी से कार चला रहा था। ये फिक्र नंबर 2 जो था, ये सारा का सारा उसकी क्या है जी, उसकी एक किस्म की लापरवाही को शो करता है, लापरवाही बयान करता है। उसकी जो है सारी की सारी लापरवाही जो उसने फिक्र नंबर 2 के अंदर इंग्लिश में लिखी थी, वो ही हमने इसका तर्जुमा कर दिया। ठीक है जी, ये था इसका फिक्र नंबर 2 तक। अब आगे जाते हैं फिक्र नंबर 3 की तरफ। तो हमने फिक्र नंबर 3 इंग्लिश में लिखा था, दैट द प्लेंटिफ वाज हॉस्पिटलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट and has to spend money in private ward. After discharge from the hospital, he could not attend to his business for a month. This caused loss of income to him and he suffered heavy medical expenses. All the expenses are detailed below. तो वही सेम अल्फाज फिर उसकी हमने मेडिकल की तमाम जो हमारे पास रसीदें मौजूद थी और जो एक्सपेंसेस आए थे उनको हमने थोड़ा सा मजीद भी बयान कर दिया कि सिविल हॉस्पिटल में वो जो खर्चा आया उसका तकरीबन वो आया है जी उसका 40,000, और इसी तरीके से 4 महीने वो फिर काम पे ना जा सका, काम ना कर सका, 15,000 से उसको हर महीने लॉस होता रहा, तकरीबन वो बन गया 60,000, और 40 और 60 तकरीबन 1 लाख की अमाउंट बनती है। और फिर वो 1 लाख जो है उसने कहा कि इसकी जो हमारे पास रसीदें मौजूद हैं जो हम उसके साथ अटैच कर रहे हैं, ऑल द रिसीप्ट एंड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर अटैच। ये जो है इसमें बिल्कुल वही चीज हमने फिर उर्दू के अंदर लिख देनी है कि फिक्र नंबर 3 ये कि मुद्दई को। अच्छा, मैं आपको फिक्र नंबर 3 पढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि ये दावा मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये जो मैं आपको दावा पढ़ के सुना रहा हूं, काइंडली आप भी एक पेज के ऊपर लिख लें और इसको कोशिश करें कि इसको अपने पास सेव कर लें, क्योंकि पेपर के अंदर भी सेम ऐसे ही आएगा। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है कि एक दावा लिखें या दावा ड्राफ्ट करें, तो उसमें अगर ड्राफ्ट आप सूट फॉर द रिकवरी ऑफ ₹1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंजरीज फ्रॉम द नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो वो जो है उसको फिर उर्दू के अंदर जब यही दावा आएगा तो वो लिखेंगे कि ड्राफ्ट एक सूट दावा वसूली हर्जाना बरखिलाफ मुद्दअलैह और इल्जाम लापरवाही कार ड्राइविंग से जख्मी करने का मुआवजा। तो ये जो है आपने फिर उसको वैसे का वैसा ही लिखना होगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। फिर वहां मेंशन होगा कि आप इन इंग्लिश लिखें या इन उर्दू, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपने जब उर्दू में लिखना होगा तो सेम वैसा लिखना होगा जैसा आज का लेक्चर उर्दू के लिए चल रहा है, और जब आए इंग्लिश के अंदर या कोई आपको मेंशन ना किया गया हो कि बस सिंपल लिखा हो कि ड्राफ्ट का सूट, तो डेफिनेटली आपने इंग्लिश में ही लिखना है, और इंग्लिश में आपने वैसा ड्राफ्ट करना है जैसा कि आपको पहले बताया गया था या साथ साथ मैं जैसे बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब फिक्र नंबर 3 की तरफ हम आ जाते हैं। फिक्र नंबर 3 में हमने क्या कहा? फिक्र नंबर 3 जो था हमारा ये था ये कि मुद्दई को अस्पताल में रहना पड़ा और प्राइवेट वार्ड में रकम खर्च करना पड़ी। ठीक है जी, अस्पताल से फारिग होने के बाद 1 माह तक का कारोबार जो था उसकी तरफ वो तवज्जो कौन मुद्दई न दे सका, इससे इसकी आमदनी को नुकसान हुआ, नीज इलाज मुआवजे पर भी भारी अखराजात उठाने पड़े, और ये तमाम अखराजात तफसील झैल रहे हैं। वो जो बतफसील झैल है वो जो हमने लिखा था ना इंग्लिश में, जिसमें हमने ये बात की थी कि मेडिकल एक्सपेंसेस, प्राइवेट वार्ड की फला फला फला, और फिर आखिर में लिखा था क्या रिसिप्ट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर अटैच। उसका ही तर्जुमा हमने लिखा है कि फिर वो नोट, उसको नोट कर दिया, तमाम रसीदात
اور متعلقہ دستاویزات لفظ ہیں. مینس کہ وہ جو اس کے ادویات کی جو پرچیاں آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ وارڈ کے جو ایک قسم کے جو ڈسچارج سلپ بنی ہوگی اور اسی طریقے سے ایڈمیشن سلپ بنی ہوگی اور اس کے اندر جو اور جو ڈاکومنٹ کوئی فائل بنی ہوگی وہ فائل آپ کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں آپ کو کاروبار کے حساب سے آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی پیڈ ہے یا آپ جہاں سے سیلری لیتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب کا کوئی رجسٹر ہے, یعنی جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ یہاں پر اٹیچ کریں گے تاکہ وہ بوقت ضرورت, یعنی ضرورت کب ہوگی جب وہ آپ کی ایویڈنس ہو رہی ہوگی جس میں آپ نے ثابت کرنا ہوگا چیزوں کو, تو اس وقت وہ پھر یہ دستاویزات کام آئیں گی. ٹھیک ہے جی, اس لیے یہ دعوے کے ساتھ ہی نتھی کر دیتے ہیں, دعوے کے ساتھ بہت سی چیزیں لگاتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر میں دوں گا کہ کون سی ڈاکومنٹس اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے, دعوے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یہ آپ کو میں نے آپ کو جب ہم نے سی پی سی کا آرڈر 6 جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر جو پلیڈنگ جنرلی جو دی گئی ہے اس کے اندر پھر یہ دی گئی ہے, بلکہ پلیٹ جو آرڈر 7 ہے اس کا سی پی سی کا آرڈر 7 پلیٹ سے متعلق, اس میں ہم نے کلاس کے اندر پڑھا بھی تھا کہ پلیٹ کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ وہی باتیں ہیں ساری کی ساری جو اس کے سی پی سی کے آرڈر 7 کے مطابق ہیں. تو اب اس میں تمام رسیدات متعلقہ دستاویزات لفظ حاضر ہیں, یہ نہیں دیا آپ نے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا فکر نمبر 4 ہمارا یہ تھا that the cause of action arose on 2 March 2020 when the accident took place. یہاں پر جو ہے 4 فکر نمبر 4 فکر نمبر 5 اور فکر نمبر 6 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں کے تینوں فکرے جو ہیں وہ قانونی فکرے ہیں, ان کے اندر قانون سے متعلق بات ہے. اس کے اندر کوئی مدعی اپنی کہانی نہیں سنا رہا, نہ ہی کوئی مدعی نے کوئی اپنے جو واقعہ تھا وہ بیان کیا, بلکہ وہ اپنے سارا واقعہ فکر نمبر 1 اور فکر نمبر 2 کے اندر اور فکر نمبر 3 کے اندر جو ہے وہ بیان کر چکا. اب نمبر 4 جو تھا وہ 4 جو ہے اس کے کاز آف ایکشن سے متعلق ہے کہ کاز آف ایکشن دعوے کا ایک حصہ ہے. کاز آف ایکشن لکھیں گے, اگر آپ نے دعوے کے اندر کاز آف ایکشن کا حوالہ نہ دیا تو یہ ایک آپ ایک قسم کا بلنڈر کر رہے ہیں اور کسی دعوے کے اندر جو ضروری ریکوائرمنٹس ہیں, جو ضروری ایلیمنٹس ہیں, اس کو ایک آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس لیے that the cause of action arose on the 2 March, یہ آپ نے ایک لائن جو لکھی تھی اس کا سیم اردو میں ترجمہ آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ یہ کہ مدعا علیہ کے خلاف بنائے دعویٰ 2 مارچ ساری, یہاں پر جو ہے مارچ کا ہم نے لکھا اور لیکن وہاں پر جو ہے وہ شاید ڈیٹ علیحدہ لکھی ہوئی ہے, یہ 2 مارچ ہی ہے. تو 2 مارچ 2018 2020 لکھا ہوا ہے, یہاں پر جو ہے 2018 ہے وہ پیدا ہوئی جو کہ حادثہ کا دن تھا. آپ نے اس لائن کو لکھنا آپ کا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں لکھتے بنائے دعویٰ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیں یا کوئی اپنے پاس کوئی ایسا پیج بنائیں جس پر لیگل ٹرمینالوجیز لکھنا شروع کر دیں. اب آپ 7 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس کم از کم بھی جو ہے 100 سے ابو الفاظ لیگل ٹرمینالوجیز کے ہو جانے چاہیے. اور جب تک آپ یہاں سے انشاءاللہ جب آپ گریجویٹ ہو جائیں گے, لا گریجویٹ ہو جائیں گے اور آپ کا لا کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے پاس تھاؤزنڈس کے حساب سے جو الفاظ ہونے چاہیے. تو ابھی یہ آج ہی کا دیکھ لیں کہ جتنا بھی آپ کو لیکچر دیا گیا اس کے اندر کتنی ساری جو ہے ایسی ٹرمینالوجیز آئیں جو شاید آپ کے لیے نئی تھی. اب مثلا میں بات کر رہا ہوں بنائے دعویٰ کی, تو کاز آف ایکشن جو ہے یہ جو آپ نے اس کو لکھنا ہے. اگر آپ نے دعوے کے اندر کاز آف ایکشن کو نہ لکھا تو آپ یہ آرڈر 7 سی پی سی کا جو ہے اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آرڈر 7 جو ہے سی پی سی کے اندر اس میں آپ نے کاز آف ایکشن کا بھی ذکر کرنا ہے. اگر آپ نے کاز آف ایکشن کا ذکر نہ کیا اٹ مینس کہ آپ سی پی سی کے آرڈر 7 کی وائلیشن کر رہے ہیں, اور جو وائلیشن ہوتی ہے تو وہ لیگل ڈاکومنٹس جو ہے انلیگل بھی ہو سکتا ہے. اور جو ریمیڈی آپ چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریمیڈی آپ کو خارج کر دیا نہ دی جائے, آپ کا دعویٰ خارج بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا آپ نے ہر وقت ہر دعوے کے اندر جو ہے خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے فکر نمبر 4 جو ہو گیا 5 ہمارا تھا کہ that the accident took place in B Icon and the defendant also reside in B Icon, therefore the civil court at B Icon has jurisdiction to try the suit. اب اس کے اندر جو ہے کیا بات ہے, قانونی بات اس کے اندر جوریسڈکشن کی ہے, یعنی اختیار سماعت کی بات ہے. اب اگر ہم اختیار سماعت کو جیسے آرڈر 7 سی پی سی کا جیسے ہم نے پڑھا اس کے اندر انہوں نے یہ تھا کہ مینشن ہم نے کاز آف ایکشن کو بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے جوریسڈکشن کو بھی کرنا ہے. تو جوریسڈکشن کو ہم نے فکر نمبر 5 دے دیا اور فکر نمبر 5 کے اندر واضح طور پر ہم نے لکھ دیا کہ یہ کہ حادثہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا اور مدعا علیہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں قیام پذیر ہے, اس لیے ڈیرہ اسماعیل خان کی دیوانی عدالت اس مقدمے کی سماعت کی مختار ہے.
यानी इख्तियार समाअत डेरा इस्माइल खान की अदालत को है, क्योंकि डिफेंडेंट और पैरेंटिव का ताल्लुक भी DI खान से हुआ और इसके अलावा जो है वाकई भी सर्कुलर रोड डेरा इस्माइल खान पे हुआ, तो इसलिए कोर्ट भी DI खान की होगी। ये नहीं हो सकता कि मैंने जुरिस्डिक्शन से मुतालिक जब आपको पढ़ाया था तो आपको 3 किस्म की जुरिस्डिक्शन बताई थी कि पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन थी जिसमें जो है मालियत मुकदमा से मुतालिक थी, एक थी आपको जुरिस्डिक्शन जो सब्जेक्ट मैटर से मुतालिक थी, और तीसरी जुरिस्डिक्शन थी आपकी टेरिटोरियल जिसको इलाकाई जुरिस्डिक्शन कहते हैं। उसके अंदर जो है ये आप तीसरी किस्म जो है एक किस्म की वो यूज कर रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान के अंदर क्योंकि मुद्दई और मुद्दा दोनों DI खान के हैं और अदालत वाकई भी DI खान का है, तो डेफिनेटली फिर अदालत भी डेरा इस्माइल खान की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप वाकया हुआ लाहौर के अंदर, मुद्दई रहता है DI खान के अंदर और फिर जो मुद्दा रहता है लाहौर के अंदर और फिर आप दावा DI खान के अंदर करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है एक किस्म का सब्जेक्ट मैटर जो है आपका वो DI खान नहीं बल्कि वहां का है, लाहौर का है। तो इसी तरीके से मुद्दा जो डिफेंडेंट है वो भी लाहौर का है, तो आपने दावा अगर दायर करना होगा तो वो आप लाहौर की अदालत में करेंगे, ना कि डेरा इस्माइल खान की। समझ आ गई जी? ये जुरिस्डिक्शन थी आपकी, इससे मुतालिक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से मुतालिक की बात थी कि हादसा जो है डेरा इस्माइल खान में हुआ, इसलिए इसकी मुकदमे की समाअत भी सिर्फ और सिर्फ डेरा इस्माइल खान की अदालत को ही हासिल है। तो वो फिक्र नंबर 5 हो गया। इसके बाद फिक्र नंबर 6 था द वैल्यू दैट द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रुपीस 1 लाख फॉर पर्पस ऑफ कोर्ट फी एंड द सेम इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन। वो आखिर में जो है इख्तियार समाअत और कोर्ट फीस से मुतालिक बात हो जाएगी, वो मुकदमा की समाअत से मुतालिक और ये कोर्ट फीस से मुतालिक जो है फिक्र नंबर 6 है, उसमें फिक्र लिया जाएगा वही ये कि इख्तियार समाअत और कोर्ट फीस की तशखीस के लिए दावा का तखमीना 1 लाख रुपए है। कोर्ट वैल्यूएशन एक्ट आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने पूरी डिटेल पढ़ी होगी कि कोर्ट जो है फीस किस तरीके से लगाते हैं, और जो है ये वैल्यूएशन एक्ट जो है वो आपको पूरा का पूरा डिटेल से समझ भी आई होगी कि क्यों फिक्रा लिखा जाता है। तो ये फिक्रा उसी ही का हिस्सा है, और हम वही फिर मैं बात करूंगा कि ऑर्डर 7 प्लेट का जो है हमारा CPC का, वो उसके मुताबिक जो दिए गए रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करता है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 6 के 6 फिक्रे, 6 सेंटेंसेस जो हमने इंग्लिश में भी लिखे और उर्दू के अंदर भी लिखे। उसके नीचे फिर आ जाती है असल बात, हम मांग क्या रहे हैं अदालत से, तो वो फिर प्रे है, इस्तदा करते हैं हम कि देयरफॉर इट इज प्रेड दैट अ डिग्री ऑफ रुपीस, अब यहाँ डिग्री मांग रहे हैं हम 1 लाख रुपए की, वो हमें दी जाए इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, मुद्दई को दी जाए, और किसके खिलाफ दी जाए डिग्री हमें, एक डिफेंडेंट के खिलाफ, अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, और फिर उसके जो कास्ट उसके डैमेजेस जो आए हैं और इंजरीज हुई हैं उसमें जितना खर्चा हुआ है जो हमने ऊपर बयान किया, तफसील हमने दी है, उसके मुताबिक हमें कोर्ट जो है अवार्ड करे, हमें दे दे। तो उसका इस्तदा की जाती है, लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि बदी वजूहात इल्तिमास है, या फिक्र कुछ भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लैंग्वेज जो है आपकी लीगल ही हो, लीगल से हटके ना हो, क्योंकि हम अपनी जब दरखास्तें लिखते हैं अमूमन स्कूल कॉलेजेस के अंदर या कोई किसी डिपार्टमेंट को दरखास्त लिखते हैं तो उसके अंदर भी फिर हम इस्तदा तो करते हैं, लेकिन इस्तदा फिर मुख्तलिफ अंदाज के अंदर होती है। लेकिन जब आप दावा लिख रहे होते हैं, दावे के अंदर आपका इस चीज को ख्याल रखना होगा कि आपने जो अल्फाज हैं वैसे ही इस्तेमाल करने हैं। मसलन अब यहाँ पर आपने लिखना है कि बदी वजूहात मीन्स के ऊपर जितने भी आपको बातें बताई गई हैं, सारे का सारे जो रिकॉर्ड आपको दिया गया है, इन वजूहात की बिना पर इल्तिमास है, अब आपसे दरखास्त की जाती है कि मुद्दई के हक में और मुद्दई के खिलाफ हादसा में पहुंचने वाले जख्मों के हर्जाना के तौर पर 1 लाख रुपए की रकम किसको अदा की जाए, डिग्री माय खर्चा जारी फरमाई जाए, 1 लाख रुपया जो है दी जाए। हाँ गरीब, अगर आप गरीब है तो जी ले ले, आपको दे देंगे, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं जाता। बाहर तो कहने का मकसद ये है कि ये मुद्दई मांग रहा है, मुद्दई को क्योंकि वो हिट हुआ है और उसका बहुत ज्यादा उसका नुकसान हुआ है बच्चे का, तो मुद्दई जो है जितना मांग सकता है मांग ले, लेकिन आगे वाले की भी हालत देख ले कि आगे वाला भी इस काबिल है कि दे सके, वो ही ना दे सके तो बेचारे आप क्या मांग के करेंगे। गरीब बंदा फकीर को टक्कर लग गया और मांगने वाला जो था वो गाड़ी किसी और की लेके था ड्राइवर किसी का, और उसके घर में खाने को दाने नहीं है, तो आप उससे कहते हैं कि 1 करोड़ का हर्जाना करें, तो ये फिर कोर्ट देखेगी और फिर कहेगी भाई सीधे फोरम पे जाओ और जाके आपस में बैठ के मुसालियत कर लो, ये दावेदारी को छोड़ दो। बाद में बेटे ये आप इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल उसमें आएंगे तो फिर आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। अभी क्योंकि लेक्चर चल रहा है और हमारे पास टाइम भी कम होता है तो उसकी बात मैं कर लूँ। तो डिग्री माय खर्चा, डिग्री अब ये आपको बताया गया, जैसे कि पहले मैंने बताया कि जब आप कोई भी प्रे करते हैं, प्रे के अंदर उसमें प्लेंट होता है, प्लेंट के अंदर आप डिग्री मांग रहे होते हैं और फेवर किसी कर रहे होते हैं, फेवर कर रहा होता है प्लेंटिफ अपनी और अगेंस्ट डिफेंडेंट।
तो वो जो है प्लेंटिफ जो है फिर अपने फेवर के अंदर मांगेगा, फेवर ये जो है अपनी डिग्री मांग रहा है, वही उर्दू के अंदर आपने सेम वैसे वर्डिंग डिग्री के बाय खर्चा। माय खर्चा से मुराद क्या है कि जितना खर्चा इसका हुआ है, यानी वकील उसने रखा, उसके बाद और इखराजात, कुछ इसने फोटोस्टेट्स कराई हैं, कुछ कागजात निकलवाने के अंदर वक्त लगा, उसका कुछ शहर से बाहर जाना उसको पड़ गया, कोई और बहुत सारे जितने भी इखराजात हैं, साथ साथ उनको भी क्लेम कर रहा है ये, कि बाद में अगर दावा करना पड़ जाता है, इसके फेवर में डिग्री हो जाती है, तो उनको भी क्लेम कर सकता है। इसलिए इसने जो है ये फिक्रा, इसलिए ये लफ्ज लिखा इसने कि बदी वजूहात, ये जो है हर्जाना 1 लाख रुपए और माए खर्चा जो है वो डिग्री फरमाया जाए, तो इसलिए इन खर्चे का भी जिक्र हो गया। बहरहाल उसके बाद फिर आप लिखेंगे फकत बोरखा, जिस दिन का ये आपका दावा है, कोशिश करेंगे कि दावा को विदिन लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक अपने विदिन टाइम जो है इसको आपने दावा दायरी करनी है, और फिर आपने उसी के मुताबिक आप लिमिटेशन को देख लेंगे कि लिमिटेशन कितने दिन की थी। अगर आपको 30 डेज दिए गए थे तो 30 डेज, विदिन 30 डेज आपने ये दावा कर देना है, और अगर आपको 60 डेज दिए गए तो विदिन 60 डेज ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 30 डेज मिले हो, आप 50वें दिन जो है दावा कर रहे हो, तो ये फिर लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक नहीं होगा। लिमिटेशन, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा भी होगा कि हर दावे की जो है अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर किस्म का दावा उसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन एक्ट हमारे पास मौजूद है, उसमें फिर आप ये देख लेंगे, तो उसके मुताबिक जो है ये डेट डालेंगे, और डेट डालने के बाद फिर एक अंडरलाइन के बाद आपने मोहम्मद अली जो लिखा हुआ, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद तारिक के सारा का सारा वही कुछ जो दावे के ऊपर जो सबसे पहले आपको हमने एक जब कोर्ट को मेंशन किया था, कोर्ट के बाद जो दावा लिखा, मुद्दई का जो एड्रेस पूरा और उसकी वल्दियत और उसका नाम और सारा का सारा वो जो लिखा था, सेम इसी को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आपने इस यहाँ पर लिख देना है, जैसे ये अंडरलाइन किया, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद तारिक, कौम बलोच, सकना फलां और महल्ला फलां, और ये उसका आगे जाकर मुद्दई। बिल्कुल वैसे अगर आप इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर रहे हैं, इन पेज के ऊपर लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, तो वहीं से फिर वही चीज सारी की सारी कॉपी करके इधर जो है इधर पेस्ट कर देंगे, तो उसकी ये हो जाएगा, यहाँ तक आपका दावा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन जरूरी है, जैसा कि इंग्लिश के दावे के अंदर मैंने आपको बताया था कि वेरीफाइड एट डी आई फ्रॉम द डेट, और फिर पैरा नंबर 1 2 3 आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एंड द पैरा नंबर 4 5 6 are true by the information which I believe to be true। तो उसका उर्दू तर्जुमा आप अक्सर जो हमारी तस्दीक होती है या हम बयान हल्फी दे रहे होते हैं, तो हमारी ज्यादातर जो कोर्ट लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो उर्दू होती है, तो उर्दू के अंदर कोशिश करें कि इन अल्फाज को आप रट लें। एक अच्छा वकील ये है कि जिस वक्त भी उसके सामने कोई डॉक्यूमेंट आए तो वो फौरन डॉक्यूमेंट के बजाय ये पूछने के या और कागजों के अंदर घुसने के कि मैं इन कागजों को देख के और फिर इसकी नकल करके लिखूं, बजाय ये छोटी छोटी चीजें इधर उधर से देखने के या पूछने के, ये आपको जबानी याद होनी चाहिए। जैसे तोता रट लेता है, ऐसे ही तस्दीक और इसके अल्फाज, बयान हल्फी के अल्फाज आपको रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए क्या, अब ये अल्फाज हैं, तस्दीक बामुकाम डेरा इस्माइल खान की जाती है। आप बी खान में अगर वो कर रहे हैं, दावा आपका बी खान की अदालत में हो रहा है, तो आप ये की जाती है कि जुमला मरातिब, अब वो सारे के सारे ये लफ्ज हैं, छोटे छोटे से लफ्ज हैं, इनको रट लें। जुमला मरातिब, जितनी भी बात की गई है किसके अंदर, अर्जी दावे के अंदर जितने भी मरातिब हैं, जितने भी हमने तरतीब दी है, जो हमने लिखा है, ये सारे की सारी बातें ताहद इल्म यकीन मन, जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मैं जानता हूं अपने इल्म के मुताबिक वो दुरुस्त सही है। यानी ये अल्फाज याद कर रहे हैं, तस्दीक बामुकाम के इस्माइल खान हो जाती है कि जुमला मरातिब अर्जी दावा ताहद इल्म यकीन मन के दुरुस्त सही हैं। अच्छा, इसके आगे एक और बात भी लिखी जाती है कि इसके आगे एक और बात भी लिखी जाती है कि उसमें ये होता है कि कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी पैरा, कोई ऐसी बात अदालत से मख्फी या पोशीदा नहीं रखी गई है, इस किस्म के भी अल्फाज आते हैं। तो वो जब आप बयान हल्फी दे रहे होते हैं तो बयान हल्फी के वक्त वो उनका लिखना बेहद जरूरी है। तस्दीक के वक्त आप इतना भी लिख देंगे तो आपके लिए काफी है, और फिर उसके बाद वही सेम फकत मोरखा आप लिखेंगे, फकत मोरखा वही डेट जो आपने ऊपर डाली, यही आप वही डेट यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद फिर इसको अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन के बाद आपने सेम वही जो ऊपर कट पेस्ट किया था, सेम वही मोहम्मद अली वल्द जो मुद्दई की डिटेल थी, वो सेम इधर ही तस्दीक की जगह पर भी आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप मुद्दई के दस्तखत ले लेंगे, इधर भी मुद्दई के दस्तखत ले लेंगे, और फिर ये दावा आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन रेडी इस सूरत सिर्फ इस हद तक होगा कि जो आपने इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो काम करना था वो उस हद तक, बाकी अगर जो अटैचमेंट आपने लिखी हुई है कि कुछ जो एनेक्सर्स हैं वो आपने इसके साथ नथी करने होंगे,
दावे के साथ जो लवाजमात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा लेक्चर होगा। उसमें सारी की सारी चीजें बताऊंगा, कौन सी चीजें नफी हो सकती हैं, कौन सी चीजें हम एनेक्स कर सकते हैं, कौन सी एनेक्स नहीं करते, और किन बातों को, किन को जो है कोर्ट जो है उनको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट समझ के जो है उनको अपने पास रख लेती है और बात को इररेलेवेंट समझती है, तो उनकी तफसील इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मुद्दई जो लिखा हुआ है उनके हम यहाँ पर बजरिया वकील भी कर सकते हैं। मुद्दई बजरिया वकील भी हो सकता है। अब फर्ज करें अगर मैं राशिद नसीब एडवोकेट कोई दावा दायर कर रहा है तो यहाँ पर बजरिया वकील करके मैं अपना नाम लिखूंगा, राशिद नसीब एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट पार्ट बिहार, और नीचे जो है फिर अपने सिग्नेचर साइन और फिर अपना हाई कोर्ट और जो कुछ भी अगर स्टैम्प भी साथ लगा देंगे तो भी दावा हो सकता है। यानी सीपीसी का आर्डर जो 7 है वो इस चीज की भी परमिशन देता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में जो है आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, और ये आज आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर देंगे। तब तक के लिए राशिद नसीब को इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज।